व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। DGISI की समरी के हवाले से आज फिर हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब ने आके कहा, हमें यकीन दिलाया, 25-26 दफ़ा यकीन दिलाया कि फ़ौज और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं, ताल्लुकात बेहतरीन हैं। ऐसे ताल्लुकात पूरे पाकिस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट के नहीं हुए। पता नहीं उनको क्यों इतना यकीन दिलाना पड़ रहा है और क्यों कोई इतनी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो कर रहे हैं। अपोजिशन के नज़दीक प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डिले किया, जो उनके रीज़न्स और रैशनल्स हैं, उसने उनको नो विन सिचुएशन पर डाल दिया है। नो विन सिचुएशन तो इस तरह है कि बेसिकली अगर तो वो इस तमाम चीज़ों को उस तरह ही मान लेते हैं जिस तरह के अनाउंस किया गया था, तो फिर वो जो दावा कर रहे थे, ये अपोजिशन का नज़रिया है, दावा कर रहे थे कि वो रबड़ स्टैंप नहीं है और वो सिलेक्टेड नहीं है और यही वक्त आ गया अब साबित करने का और स्टैंड ले लिया गया है। जो डोगर साहब वगैरह गुफ्तगू कर रहे थे, इसकी बेस पे अपोजिशन सोच रही है, तो फिर तो ये होगा कि नहीं जनाब आप तो वही हैं, ये कहा जाएगा अपोजिशन की तरफ से। मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन अगर वो साइन नहीं करते उस नाम पे जो अनाउंस किए गए, तो ये और बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल मामलात के अंदर एक बहुत बड़े इदारे के साथ जो कि मेरिट और प्रोफेशनलिज्म पर चलता है, ना कि किसी और एटसेट्रा फैक्टर की वजह से चलता हो। जो भी एटसेट्रा फैक्टर हो, मैं वो बात नहीं कर रहा जो मरीम नवाज साहब ने रीजंस पेश किए कि जी इस वजह से फैसला साजी कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जिस वजह से भी हो, तो आप उस प्रोफेशनल इदारे के साथ जो है एक बिला वजह की महाजराई का चैप्टर खोलेंगे, तो ऑपोजिशन के नज़दीक जो है ये नो विन सिचुएशन है। लेकिन इसके ऊपर और अभी तक जो है वो समझ नहीं आ रहा कि वो जो समरी चली है, वो 6 अक्टूबर को तो खैर अनाउंस हो गया था कि अब जो समरी कल की चली हुई है उसमें भी अभी तक क्या मामला चल रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज़ करेंगे, फेस सेविंग होगी या अपने एक नया डिसीजन लेंगे और एक नई महाजराई होगी। इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए वाकई वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब ऐसे मौजूद हैं। फवाद साहब, ये समरी जारी करने में इतनी देर क्यों हो रही है, ये कहाँ से चल रही है, कहाँ पहुँच रही है, कब अप्रूव होगी, प्राइम मिनिस्टर इतनी लेट क्यों कर रहे हैं इसको? हाँ, सही बात है आपकी। इसमें यह है कि डिले कोई नहीं हुआ, लेकिन ये था कि एक जिस तरह से आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, उसमें थोड़ा नुक्ता नज़र था कि एक जो है वो कैसे जो है इस मामले को आगे लेके जाए। तो वो जो आर्मी चीफ की और PM साहब की जो है बड़ी तवील नशिस्त हुई और उसमें अब ये उन्होंने तय कर लिया है। तो आप इंशाल्लाह जिस तरह आप मशवरा दे रहे हैं कि जल्द खत्म कर लिया जाए। सर, ये डेडलॉक कब खत्म होगा, बताएं तो सही ना, कुछ डेट दें। ये अब एक प्रोसेस है, वो शुरू हो गया है, तो आई थिंक इट शुड नॉट टेक लॉन्ग, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी होगी। सर, ये प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन सुनने में आया कि कोई 3 नाम भेजे हैं वजारत दिफा ने, वो 3 नाम कंसिडर किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उस प्रोसेस में लेट हो रहा है, सोच रहे हैं वो। देखिए, इस पे अभी डिटेल में कमेंट करना अच्छा सही नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। कोई भी फ्रेंकली जो मुल्कों के टीवी होते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को इस तरह से डिस्कशन में नहीं लाते हैं। तो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी इस पे कम से कम डिस्कशन। लेकिन सर, डिस्कशन में तो आगे है, उसकी जिम्मेदार आप हो या कोई भी हो, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने इस मामले को लेकर हुकूमत बड़ी तनकीद की है और उन्होंने बहुत सी तौजियात पेश की है कि आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज वगैरह ने तो फ्रेंकली और उनकी पॉलिटिक्स है कोई नहीं ना। पाकिस्तान में बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी अपोजिशन आती है, उसके पास कोई अपना प्लान या कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ इस पे रिलाई कर रही होती है कि फौज में और हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हों, हम फौज के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करें। इसके अलावा कोई अपोजिशन की तो और कोई पॉलिसी तो होती नहीं। कोई इलेक्शनों पे आप देखिए उनका कोई एम्फेसिस नहीं है। कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो सिस्टम्स को मजबूत करने की कोई अगर बात हो अपोजिशन की तरफ से, मुझे आप बताइए आखिरी दफा किसी सब्सटेंटिव इशू के ऊपर आपने कोई डिबेट सुनी हो जिसमें अपोजिशन ये कह रही हो और हुकूमत ये कह रही हो कि ये आपस में बातचीत हो और फलानी चीजें जो है वो बेहतर हो। हमेशा अपोजिशन का सिर्फ ये है कि हमारे केसेस छोड़ दें, और दूसरा फिर ये है कि अल्लाह करे दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े। बस ये दो ही पॉलिसी। सही है सर, ये बात ये है कि डोगर साहब ने जो गुफ्तगू की, आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, अभी पूरी कैबिनेट को, हालांकि DGISI का मामला जो है वो कैबिनेट डिस्कस करने वाला था ही नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेना, लेकिन आप उसको भी ले रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा कि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ जो है वो अभी अफगानिस्तान के मसले की वजह से कुछ अर्सा उनके साथ रहें। तो क्या अब ये भी तय हो गया है, जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, इसका बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि अब उनको समझा दिया गया है
कि नहीं जनरल फैज़ जो है उनकी ज़रूरत पेशावर में एज कोर कमांडर ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप उनको अभी DGI से रखें? ये समझाया गया प्राइम मिनिस्टर को? देखिए, आपस में उनकी क्या बात हुई, ज़ाहिर है मैं तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था क्योंकि 1-on-1 मीटिंग थी, लेकिन काफ़ी तवील जो है वो मुलाकात थी। तो उसमें ज़ाहिर है कि तमाम पॉइंट्स जो भी उनके ज़हन में होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में होंगे, उन्होंने वो चीफ साहब के सामने रखे हैं, जो चीफ साहब के ज़हन में है उन्होंने वो PM के सामने रखे हैं। क्योंकि ये पहली हुकूमत है तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में, जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि फ़ौज को इमरान खान पे क्यों एतमाद है? इसलिए एतमाद है कि फ़ौज को ये यकीन है कि कुछ भी हो जाए, ये बंदा जो है ये ऑनेस्टली अपना काम जो है वो कर रहा है। लिहाजा जो डिस्ट्रस्ट की बात हो जाती है या कुछ ये लोग जब पैसे यहाँ से लेके बाहर शिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर बुनियादी मिसट्रस्ट पैदा होता है। इमरान खान के तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इसलिए ये इस तरह की प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर आपस में कैंडिड गुफ्तगू होती है और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं सर, जरा इसको तो क्लियर करें ना। प्रोसीजरल गुफ्तगू तो ठीक है आपकी बात के प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि उनकी सिविलियन सुप्रीमेसी है, दूसरी तरफ जो है उनकी ये भी ख्वाहिश है, आपके कैबिनेट के लोग आके बाहर बता रहे हैं कि जी ऑफिसर को जो है जनरल फैज़ साहब को रखा जाए अफगानिस्तान के लिए भी उनके साथ एज ए DGI। लेकिन अब वो तय ये हुआ है कि वो नहीं, वो कोर ही कमांड करेंगे जो ऐलान हुआ था सुपीरियरिटी का। यही पोजीशन है आप लोगों की इस वक्त गवर्नमेंट की, सिविल सुप्रीमेसी की? नहीं, देखिए कोई वो ऐसा इशू ही नहीं है। सुपीरियर पाकिस्तान में ना कानून है, कानून जो है वो पाकिस्तान में एक हमारा जो आइन और कानून जो है वो सबके ऊपर सुपीरियर है और उसके मुताबिक जो है वो आगे जो है वो हम बढ़े हैं। क्योंकि जो रूल्स थे उनमें ये था कि इतना अर्सा कमांड करना ज़रूरी है और वो उसके बाद जो है वो ये तमाम डिस्कशंस जो हैं वो ऑब्वियसली आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर ही वो कर सकते हैं ना। वो कोई उनसे बालातर तो नहीं है, ना वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून से बालातर है, ना आर्मी चीफ आइन और कानून से बालातर। हाँ, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर ने बात मान ली ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। जरा ये बता दें जरा कि हालात आप कह रहे हैं ना एमिकेबल हो गए हैं, सबकी बात हो गई, सबकी वो बात मान, तो प्राइम मिनिस्टर ने मान ली आर्मी चीफ साहब की बात, खासतौर पर जो कोर कमांडर बनाने का उनको फैसला किया गया, ये मान लिया प्राइम मिनिस्टर ने या नहीं? उनके ज़हन में भी चल रहा है जो डिले हो रहा है? देखिए ना, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो मुलाकात हुई है, चूंकि मैं वहां मौजूद नहीं था तो मैं आई कांट कमेंट कि किसकी क्या बात हुई और क्या बात मानी गई या क्या नुक्ता नजर था किसी का। वो तो ठीक है, उन्होंने तो नहीं बताया होगा आपको, आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आज प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है ना कि वहाँ क्या बात हुई या क्या उनका मतबा नज़र है। पार्लिमानी पार्टी में तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस किस्म के ताल्लुकात मेरे फौजी क़यादत के साथ है, इस तरह से पाकिस्तान में कभी किसी सियासी क़यादत के ताल्लुकात फौज से नहीं रहे हैं और मेरे जनरल बाजवा साहब से बहुत मेरा एहतराम का ताल्लुक है, मेरे बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और हमारी जब भी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी कैंडिड और बड़ी फ्री। तो सर फिर इसका मतलब ये फाइनल हो गया है कि अब जनरल फैज़ जो है एज अ पेशावर कोर कमांडर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पर एग्री कर गए हैं? ये जरा क्लियर कर दें, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है इस बारे में। लेकिन ये तो फौज का जाहिर है अपना डिसीजन है। जो कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्रांसफर तबादले की, तो एक फौज का अपना मैकेनिज्म है और आर्मी चीफ करते हैं, तो ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। वो जो जिस तरह से मुनासिब समझेंगे वो अपना उसके मुताबिक चलेंगे। ये बड़ी खबरें उड़ रही है कि जी DGI के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है अब जो नाम भेजे गए हैं वजारत की तरफ से, दिफा की तरफ से, वो इंटरव्यूज करेंगे कैंडिडेट्स के। हर चीज के ऊपर जब हम इतना एक चीज है उसको इतना ज्यादा कह लो तो मदानी पा दोगे तो फिर इस तरह की गल्ला होनी है ना। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कोई भी अपॉइंटमेंट से पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुलाकात करेंगे, इसी तरह से आर्मी चीफ जब अपॉइंटमेंट्स करते हैं करेंगे तो मुलाकात करेंगे। कोई भी इवन मिनिस्ट्रीज में जब कोई मीटिंग अपॉइंटमेंट होगी तो आई वुड लाइक टू मीट द ऑफिसर, तो मुलाकात करना जो है आप उसको इंटरव्यू लिख दें, आप उसको कोई भी घुमा दें कुछ चीज, ये तो लिखने वाले की मर्जी। अच्छा, ये मुलाकातें यानी कि ये मुलाकातें जिनको इंटरव्यू कह रहे हैं लोग वो होंगी, तो ये बता दें ये मुलाकातें जो है कब होंगी जिनको इंटरव्यूज कहा जा रहा है? ये अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इसके ऊपर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कब मुलाकात होगी या इस सिलसिले में उनकी क्या कोई हतमी तारीख है। जो ही है वो मुझे बताएंगे तो मैं
डेफिनेटली आई विल लेट यू। सर, एमिकेबल सोल्यूशन तो यही नजर आ रहा है कि जो ISPR ने नोटिफिकेशन अनाउंस किया था अब गवर्नमेंट उसके हिसाब से ही चलेगी, ऐसा ही है? कल भी मैंने ये वाजे किया था, पहले भी मैंने वाजे किया था कि जो तमाम फैसले हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होने और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसेस में जो जो दिया गया है उसके मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। कोई इसमें को बड़ी गैस वाली तो फवाद भाई, ये जो कठिन प्रोसेस है उसमें से निकल के हम कब तक ये खुशखबरी सुनेंगे कि नए DGI कौन है? मैंने आपको अभी बताया कि जो ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुझे आगाह करेगा इस प्रोसेस के बारे में और कोई हतमी मुझे तारीख देगा कि कब वो कंक्लूड करेंगे, आई विल श्योरली लेट। ठीक है। अच्छा फवाद भाई, मैं आपसे दोबारा अभी राब्ता दोबारा भी करूंगा। मुझे पता आपकी एंगेजमेंट, लेकिन मैंने आपसे नैब के ऑर्डिनेंस और ये सोशल मीडिया का जो बिल है IT डिपार्टमेंट निकाला, जिसके अंदर जो अलग ऐसे रहा है कि अब आप फ्री स्पीच, जिस सोशल मीडिया ने आपको यहाँ तक पहुँचाया PTI को, उसका भी गला घोंटने के चक्करों में ये नैब ऑर्डिनेंस जिसमें लग रहा है कि आपने NRO पर आपको दिया है, इस पर फवाद चौधरी साहब आपसे बात होगी दोबारा, और सोशल मीडिया पर भी थोड़ी देर दोबारा आपसे बात करूँगा। लेकिन अब दोनों और गेस्ट को वेलकम कर दूँ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और सेनेटर पलविशा खान साहिबा। अगर मैं पलविशा साहिबा से पूछ लूँ पहले, पलविशा साहिबा, ये जो मामलात चलते हैं इस तरह के कॉम्प्लिकेट मामलात जो कि बड़े क्लियर कट होने चाहिए लेकिन कॉम्प्लिकेट गवर्नमेंट कर देती है, व्हाट इज़ द मैसेज टू लर्न? और आपके ख्याल में ये क्यों ऐसा मसला हुआ? क्योंकि आज से पहले तकरीरें जो हुई हैं उस तरह डिलेज नहीं हुए इस गवर्नमेंट से पहले। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब जी। बात यह है कि मैंने कुछ इंट्रो आपका मिस किया और कुछ फवाद चौधरी साहब की बात भी मिस हो गई, लेकिन जो मुझे अभी उसमें से टेक अवे नज़र आ रहा है या जो समझ में आई वो यही है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, यानी कि कुछ सीधा नहीं है और अभी तक वही हालात हैं जो आज से कई दिन पहले थे। अब मामला ये है कामरान शाहिद साहब कि जिस तरीके से ये हुकूमत आई है और जो हथकंडे अपना कर आई थी इस जगह पर, वो आपसे, मुझसे या किसी से हकायक छुपे नहीं हैं। यानी कि आपको 2014 के धरनों का अहवाल याद है, आपको याद है किस तरीके से एम्पायर की उंगली के कसीदे पढ़े जाते थे और वो कसीदा गोई जो है वो कई जो है हफ्ते जारी रही। फिर आपको वो बड़ी एक मीटिंग थी, याद होगा, जब उतरे थे उधर से कंटेनर से और आर्मी चीफ उस वक्त के जो थे उनके पास गए थे और उस वक्त जो भी ये करते रहे। उससे पहले चले जाएं, मुशर्रफ साहब के ज़माने में 100 सीटें खान साहब ने मांगी एलिजिडली, जो मुशर्रफ साहब ने। तो आपका पॉइंट क्या है पलविशा साहिबा? वो मेरा पॉइंट ये है कि ची गवेरा अगर किसी ने बनना है तो वो पैदा होगा कामरान शाहिद साहब। अच्छा। ची गवेरा की कोई चाइना कॉपी नहीं होती और ये चीज़ें जो हैं ये एक लीडर के अंदर वो लेकर आता है। भुट्टो भी पैदा होता है, भुट्टो बाद में नहीं बनता। बेनज़ीर भुट्टो भी पैदा होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी बाद में नहीं बनती। और इस सिविल सुप्रीमेसी जिसके वो दाई आज हो रहे हैं, ये जो है ये अपने अंदर खूह में होनी चाहिए। अगर इसको हम सच माने आज की पोजीशन को, तो फिर वो जो करते रहे वो क्या था? फिर वो एक पेज क्या था जिसका ढंढोरा आपने और मैंने सुना पिछले 3 साल से, और फिर वो एक पेज एकदम से किस बात पर इस तरीके से फाड़ा गया? वो तो कह रहे हैं मामला बड़ा एमिकेबली मुल्क के इंटरेस्ट में, पलविशा साहिबा वो कह रहे हैं, बन गया। फवाद साहब बार बार कह रहे हैं कि एमिकेबली मुल्क के इंटरेस्ट में जो है वो मामला रिजॉल्व हो चुका है, लेट थोड़ा हो रहा है और मिसाली ताल्लुकात है फौज के और प्राइम मिनिस्टर के। इतने बच्चे, आप और मैं इतने ला इल्म हैं, आप और मैं इतने बच्चे हैं, आपके ख्याल में डिले क्यों हो रहा है? समझ नहीं आ रही पलविशा साहिबा, आपके ख्याल में डिले क्यों हो रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? यही हो रहा है कि इन्होंने एक तमाशा बना दिया। इन्होंने वो डोमेन जो इनकी नहीं थी उसमें भी इन्होंने जो है ये दखल अंदाजी की और कई लोगों को इन्होंने उसमें उसकी जद में आ गई। और बात यह कि हमें तो ये कहते थे ना मोदी के यार हैं, हमें कहते थे गद्दार हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भारतीय और वो तमाम मीडिया उन मुल्कों का वेस्टर्न जिनका हदफ ही आपकी ISI है, उसमें क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसमें क्या बातें की जा रही हैं? क्या आप समझते हैं कि ये इसी तरह आपके और मेरे दरमियान TV पे बात ख़त्म हो जाएगी? इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा। और इस बात की क्या गारंटी है कामरान शाहिद साहब, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक, कि ये सब कुछ ऐसे ही हो गए? क्या गारंटी है कि कोई इसमें ऐसा रोल प्ले नहीं करे कि किसी के कहने पर ये तमाशा यहाँ तक आए? किसी ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बिल्कुल
ये कोई पाकपतन से किसी पुलिस वाले की ट्रांसफर नहीं हो रही जो किसी के कहने पे इस तरीके से हो जाती है, और इनको पता है इस बात की क्या हसासियत है। और इस बात को इतना बढ़ाना इस हद तक, और अफगानिस्तान के अगर मामले को आप कोट करते हैं तो 40 साल से तो सोवियत इन्वेजन के बाद से वहां मामला खराब है, तो 40 साल से तो कोई नया बंदा बिल्कुल ठीक से आपका पॉइंट आ गया था। अगर इसी मामले पर आप रखकर जो है ये तमाशा बना, बिल्कुल ठीक पलवेश साहब आपका पॉइंट आ गया। तारिक फैसल चौधरी साहब, आपके जहन में ये मामला, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट में रहे हैं, आपके दौर में भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने कई डीजी अपॉइंट किए, मसले हुए, मसाइल हुए या नहीं हुए, लेकिन इस तरह के मामला सामने नहीं आए, जबकि वो बार बार गवर्नमेंट के वज़रा के कह रहे हैं कि जनाब मिसाली ताल्लुकात हैं, इज्जत है एक दूसरे की, बहुत दोस्ती है, सब कुछ है। हालांकि मुझे नहीं पता इतना उनको कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। लेकिन चले बहरहाल हुकूमत ये कह रही है, बार बार तसल्ली दिला रही है, यकीन दिला रही है कि नहीं जनाब नथिंग इज फिश इज गोइंग ऑन, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीज़ें इल्तवा का शिकार है। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, तारिक भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामान भाई। जनाब देखें, वजूहात जो हैं उसमें सबसे बड़ी वजह हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान, जिन्होंने इस मामले को एक अजीब रंग दे दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई हसास मामला है। पलवश ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन एक जुमले से उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता कि हुकूमत को इसकी हसासियत का, इसकी सेंसिटिविटी का एहसास है। उन्हें कोई एहसास नहीं है। ISI आपका एक प्राइड इदारा है, और आपने जिस तरह उसको, मैं ये कहूँगा कि टॉक ऑफ द टाउन बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट को, DG की अपॉइंटमेंट को। आज मैं 3 TV प्रोग्रामों में था, टॉक शोज़ में यही मौजू जो है ये चल रहा है कि जनाब ये क्यों ऐसे हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं, और हर कोई अपनी अपनी तावील पेश कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं था कि वो इसको इस तरीके से हैंडल करते। आज कहा जा रहा है जी कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या कोई पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट हुई है, कोई पोस्ट नई क्रिएट हुई है? यानी क्या फ़ौज को नहीं पता? आप ये कह रहे हैं जनाब कि क्या प्रोसीजर होता है ISI की DG की अपॉइंटमेंट? फौज को तो बताइए, या जो लोग यहाँ गवर्नमेंट में बैठे हैं जो बताइए, ऑफ कोर्स पता है। और इसी तरह जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं पता? अगर नहीं किसी को पता तो इमरान खान साहब को नहीं पता। वो उनके लिए ये बड़ी अजीब बात है, अनहोनी बात है, जिसके ऊपर वो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक अजीब कैफियत तारी कर दी है। और उस पर कहते हैं सोने पे सुहागा इनके वज़रा और इनके स्पोक्स पर्सन। आज जो पार्लिमानी पार्टी का इनका इजलास हुआ है, उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो आपने देखी है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इस पर कोई पोलिटिकल ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। कभी आज तक आपने ये सुना है कि DG/ISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई सियासी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो? क्या वो कोई सियासी पोजीशन है? यार वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। वो कह रहे हैं नॉट अ रबर स्टैम्प। आमिर डोगर साहब ने कल बताया, आप उस पर भी उनको जीने नहीं दे रहे। देखें बात यह है जी कि सिविलियन जो सुपरमेसी है उसका ना इमरान साहब को पता है, ना उसे कोई लेना देना है, ना उनका कोई मकसद है। अच्छा। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी कैफियत पैदा करना चाहते हैं इस तमाम मामले में कि जो उनकी कुर्सी की मजबूती का सबब बने। दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम, कि ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए कि उनकी कुर्सी जो है वो मजबूत रहे। उन्हें ख़तरा ये है कि अवाम तो मेरे साथ है नहीं, लोग जो है वो मेरे साथ है नहीं। और जिस तरह के पलवशा ने कहा कि आपकी जो तमाम माजी की जो आपकी किस्से कहानियाँ हैं वो सबको पता है कि ये क्या है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी तरह अभी उनके वज़रा जो बाकी बयान दे रहे हैं, अफवाज चौधरी साहब एक पेज में हैं जी, एक पेज में। भाई मुझे बताएं कि जो फ़ौज है पाकिस्तान की वो स्टेट के साथ होती है। लेकिन भाई आपने और पलवशा साहबा ने तो बता दिया, पलवशा साहबा ने ये कहा कि शायद किसी के कहने पर तमाशा हो रहा है। लेकिन आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर क्यों अपने पाँव में कुल्हाड़ा मारने वाली हरकतें या गवर्नमेंट करेगी कि एक सीधी सादी अपॉइंटमेंट्स है, सीधा साधा मामला है और अच्छे ताल्लुकात है, मिसाली ताल्लुकात भी अच्छे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छी बात है अगर अच्छे हैं, तो फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? ये इसका जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। देखें जी, देखिए बात यह है कि ना लायकी है, ना अहली है, और खामखा की एक अना की तस्कीन है, एक ज़िद है। एक तो ये वर्जन है। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं उसके तरीक़ाकार एन इमरान, एन उस्मान बुज़दार, एन फलाना, वो एक और भी मेकनिज़म है जिससे हाई अप्स की अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं। ये बात करते हुए मुझे खुद अजीब लग रहा है
इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है मुल्क के साथ? ये एक एटमी ताकत है, ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। आपने इस मुल्क की अहम तरीन पोस्टिंग्स के ऊपर आप जनाब ये काफ़िए रदीफ़ नामों के फ़लाँ कुरा फ़ाल, अगर आप इस तरह के काम करेंगे, और ये भी एक प्रॉपर आप ये कहें कि बहस है, ये भी एक प्रॉपर मतलब ये कि एक वैलिड आर्गूमेंट है, ये कोई ऐसी मजाक की बात नहीं है। लेकिन ये आपका पॉइंट तो हो चुके हैं, ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन पलवश साहिबा हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं इन चीज़ों का, जो 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 तारिक फजल साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस तरह की चीज़ें। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क में जो भी सियासत करता है, ख़ास तौर पे खान साहब जैसी शख्सियत जो एक मखसूस हालात के तहत लाए जाते हैं, और जिस तरह लाए गए वो सबको पता है, उनको ये ज़रूर पता होता है कि क्या करना है और उनके पर कहाँ जलते हैं और कौन सी जगह है जहाँ उनकी हद है और किस जगह पंगा नहीं लेना। अब बात यह है कि मैं ये नहीं समझती कि इतने लाइल्मी में ये सब कुछ हो रहा है, और कंसिस्टेंटली आज कितने दिन हो गए हैं कि ये एक बहस का मौजू है इंटरनेशनली और हमारे मुल्क के अंदर, और इस पर किसी आज तक तो ये आपको खैर और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मामलात हैं, इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? यानी कि ये आपको मैंने अभी भेजा भी है, यू माइट वांट टू रन इट, कि CNN को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था करण थापर को, और इन्होंने उसमें कहा था कि मैं आर्मी चीफ का बॉस हूं और ISI मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकेगी, मुझे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका। ये उनकी वज़ीर आज़म बनने से पहले की क्लिप है जो सब देख सकते हैं। अब बात यह है कामरान शाहिद साहब कि इस मामले से किसको फ़ायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। फ़ायदा खान साहब को भी नहीं होगा, क्योंकि जो चाहें अगर वो भी हो जाए, अगर जिसको वो चाहते हैं वो भी रह जाए, तो ये नहीं होगा जो वो सोच रहे हैं कि उनकी इक़्तिदार को दवाम देने के लिए कोई इस्तेमाल होगा। ये मैं आप और हम समझते हैं कि ऐसा अब नहीं होगा, चाहे कोई एक बंदा रहे या दूसरा आ जाए, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान इस वक्त उस फौज का हो रहा है जिसके ये गुन गाते नहीं थकते थे, और जिसके लिए ये दूसरों को गालियां देते नहीं थकते थे, और गद्दारी के मेडल बांटते नहीं थकते थे। आज बता दीजिए कि ये काम जो इन्होंने किया है, क्या ये काम किसी हुकूमत ने पाकिस्तान में किया, या जो उनका डोमेन नहीं है उसमें सियासत घुसाई? उनका ये डोमेन ही नहीं है। ना मेरा डोमेन है कि मैं बंदूक लेकर जो है वो बॉर्डर पे जाऊं, ना उनका डोमेन है कि वो इधर आकर मेरी जगह बैठे। लेकिन कौन उनको ये जो है इस पोजीशन में ला रहा है और किस मकसद के लिए? मैं तारिक की इस बात से एग्री नहीं करती कि लाइल्म और मासूम लोग हैं, बिल्कुल नहीं है तारिक। आप फॉरेन फंडिंग केस का उठा ले जरा, खुरा कहाँ जाता है? मैं और बात नहीं करना चाहती, पॉइंट आ गया। आप मुझे एक ब्रेक के लिए, मासूम तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा जी, मैंने मासूम नहीं कहा, मैंने कहा नालायक हैं। राइट, मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा। ऑब्वियसली आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जिससे नॉट एसेंशियली सारे एग्री कर रहे हो, लेकिन ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो हमारे पैनलिस्ट भी होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब से दोबारा कनेक्ट करूंगा मैं, अभी उनके साथ कनेक्शन नहीं मेरा, और उनसे नैब ऑर्डिनेंस और दूसरी चीज़ों और ये मामला में बात की जाएगी। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। जी, नैब ऑर्डिनेंस में बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब। नैब ऑर्डिनेंस को लेकर ये परसेप्शन उभर रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने वुज़रा और अपने ब्यूरोक्रेट्स को NRO देने के लिए उस तमाम ऑपोजिशन को NRO दे दिया है जिसको आप कह रहे थे कि जी ये बड़े करप्ट है और इनको तो हम ख़त्म करके खून के आखिरी कतरे तक छोड़ेंगे नहीं इनको। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? तो पहली बात तो फिर आपको अपोजिशन से ये पूछनी चाहिए ना कि जब वो आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इसी कानून को इस्तेमाल करके बरी होना चाहते हैं। पूछते हैं या तो वो इस कानून को माने या ना माने। हमने वो तमाम नैब लॉ में काम किए हैं जो मीडिया कह रहा था, जो ब्यूरोक्रेसी के खदशात थे। नहीं, लेकिन फवाद साहब अर्ज मैंने ये करनी थी कि वो आपकी बात सारी सही है, लेकिन जिन लोगों को इनकी बात तो छोड़े ना, वो तो इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन आप तो बताए ना, आपने इनकी वजह से तो नहीं कि इनकी उमंगों की वजह से आपने नैब ऑर्डिनेंस अमेंड कर दिया, आपने तो अपने रीजंस की वजह से किया ना। लेकिन उसका फायदा ये हो रहा है कि आपके मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के चक्करों में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये अल्लाह का भला करे असर इकबाल साहब, ये सब जिनको आपने कहा था करप्ट माफिया हैं, ये सब तो रिहा हो रहे हैं उस ऑर्डिनेंस से। फ्रेंकली मैंने इनके लॉज को नहीं देखा हुआ, मुझे नहीं पता कि इनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कानून आप फर्क देख के तो नहीं बनाते। कानून तो आप देख के बनाते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज का इंटरेस्ट किधर है, तो उसके मुताबिक आप कवानीन बनाते हैं।
अभी ये जो इस वक्त जो केसेस हैं, जो नैब बनाई गई थी, वो नैब ये बनाई गई थी कि आप ताकतवर लोगों के खिलाफ केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, आप जब भी प्रोग्रामों में बुलाते हैं, बाकी लोग दोस्त बुलाते हैं, लोग थक गए हैं, वो कहते हैं ये केसेस मंतकी इंजाम तक ही नहीं पहुंच रहे। हमने क्या किया है कि नैब को कहा है कि जनाब आप जिस असल काम के लिए बनाए गए थे आप उस पर फोकस करें, आप हाई एंड माइटी केसेस पकड़े, उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। सर ये माइटी केसेस ये फवाद साहब, एक तो इसमें क्लॉजेस मैं बताया तो डिसीजंस ऑफ फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देयर कमेटीज और सब कमेटीज, इनको जो है वो अब नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दिया गया है। इसी तरह बेताशा दूसरी कमेटीज हैं, तो ये हाई प्रोफाइल केस ही थे। और आपने जब जाना है अभी इलेक्शन के अंदर, तो आपने सबसे बड़ा नारा एहतसाब का लगाया था, तो नवाज शरीफ साहब को आपने वैसे ही बाहर भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह एहतसाब के नाम पे। इनको जो है आपने एक तरह का अपने आप को बचाते बचाते इनको एनआरओ दे दिया। तो आप आवाम के पास क्या फेस लेके जाएंगे, फेस सेविंग करके? देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। सबसे पहली बात है नवाज शरीफ साहब को भेजा जो फ्रेंच फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनको सजा हुई है। वो केस 2011 में शुरू हुआ, 2021 में खत्म हुआ। नवाज शरीफ का केस 3.5 साल में उनको कन्विक्शन हुई है और वो अदालत से गारंटी लेके बाहर गए हैं और आप एक मफरूर हैं। मरियम नवाज शरीफ को कन्विक्शन हुई है, उनकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है, जहां पे उन्होंने 16 अब तक एडजमेंट्स ली। उसके अलावा शहबाज शरीफ का केस अपने आखिरी मराइल पे है। सो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े लोग चोर थे या तमाम बड़े जिनके ऊपर एक्विजिशंस थी, वो तमाम उनके केसेस चल रहे हैं, आखिरी मराहिल में हैं। और हम यही चाहते हैं सर लोग इस ऑर्डिनेंस के जरिए रिहाई पा रहे हैं, बरियत तक दरख्वास्तें कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कोई रिहाई नहीं पा रहा। इसमें बड़े लोगों का जो केसेस हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो बड़े छोटे केसेस हैं, जो टैक्स एवेजन के केसेस वगैरह हैं, वो जाएंगे उसमें। इसके अलावा तो किसी को कोई उसमें फायदा नहीं। चीखें मार रहे हैं, जो चीखें मार रहा है उसका आप समझ लेंगे उसको फायदा नहीं है। सिर्फ वो तो चाहते थे, असल अपोजिशन की ख्वाहिश ये थी कि जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का मामला है उसको खत्म कर दिया जाए, और उसका नतीजा ये होना था कि ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ, ये सारे छुट गए। हमने वो नहीं किया। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में हमने ये कहा है कि आपके पास, फिर दूसरा बात ये कहते थे कि हमारे अकाउंटों से करोड़ों रुपए निकले, तो आप साबित करें कि ये फलाना ठेका हमने दिया था तो उसकी करप्शन आई थी। अब ये हमने वो भी नहीं किया। आपके अकाउंट से 50 करोड़ रुपया निकलता है, अरब रुपया निकलता है, तो आप बताना होगा आपको कि आपने ये पैसे कहां से कमाए और कैसे दिए। उसके बगैर जो है ये आप आगे नहीं जा सकते। सो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इस लॉ में। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने बड़ी नारे लगाए थे कि तलाशी दें, पैनामा के ऊपर नवाज शरीफ साहब से तलाशी मांगी। अब आपसे कोर्ट्स भी कह रही हैं तलाशी दें, अवाम भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है। तोशा खाना के अंदर आप बताएं ना, वो जो तोहफे आए हैं उसमें वो कहाँ से आए हैं, किसको दिए हैं आपने? और आपने नवाज शरीफ साहब के दौर की एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन जिनको आप करप्ट समझते हैं का सहारा लेकर जो है वो तोशा खाना के आप तोहफे छुपा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि उसका थोड़ा एक टेक्निकल इशू है, लेकिन 100% वो देना होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और वो देंगे भी। उसमें जरूर टेक्निकल इशू ये है कि जो अरब कंट्रीज जो प्रेजेंट देते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमें आप डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। उनके साथ हमारे जो MOUs है उनमें ये है कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किसने क्या दिया। मैंने पीछे भी कहा था कि ये हम कर दें कि नाम डिस्क्लोज किए बगैर जो है वो हम प्रेसिडेंट्स की लिस्ट जो है वो दे दें। अब इस पे काम हो रहा है अकॉर्डिंगली, तो अभी इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। बट ये इसमें कोई हमारा कोई कह लीजिए कि पाकिस्तान का रूल का इशू नहीं है। सर बात ये है कि आप मुल्क का नाम ना बताएं, तोहफे की कीमत तो बताएं ना कि वो कीमत क्या है, वो तोहफा क्या है और वो किसके पास गया है। इससे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे ही हो। राइट, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने बहुत सवाल जवाब दिए। मैं ज़रा ऑपरेशन की तरफ जाना चाहूँगा। तारिक फजल चौधरी साहब और परवेश खान साहब मौजूद हैं। तारिक भाई, बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस का तो आपको भी फ़ायदा हो रहा है, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो अब आपकी तरफ से भी आई थिंक इसको कोर्ट में चैलेंज तो नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं इसे बड़ा सिंपल कर देता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने इस पर जो बात की, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो कानून है या उसमें अमेंडमेंट है वो पर्सन स्पेसिफिक ना होती है, ना होनी चाहिए। अगर होगी तो गलत होगी। और सबसे बड़ी बात हुकूमत की बदनीति आपको इस बात से नज़र आती है कि अगर आप इतनी ही साफ़ नीयत के हैं तो आप इसको पार्लियामेंट में लेके आते,
इससे पहले नैब कवानीन में अमेंडमेंट के हवाले से अपोजिशन से बाकायदा तहरीरी राय मांगी गई थी, तहरीरी प्रपोजल्स मांगी गई थी और मुस्लिम लीग नून ने वो दी थी। ये मैं इब्तदाई अयाम की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लेके आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसमें फ़ायदा अपने लोगों को पहुँचाना चाह रहे हैं। जो लेकिन आपको भी तो फायदा हो रहा है ना, मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शरीक मुल्ज़मान ने बरीत की दरख्वास्त कीजिए। अच्छा, आप अगर नहीं शरीक मुल्ज़मान ने दिया अभी शाहिद खाकान साहब शरीक कह रहा हूँ मैं, जी। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, वो पूरी अपोजिशन की नुमाइंदगी कर देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये कानून तब्दील हो जाए कि सेक्शन 302 की सज़ा जो है वो डेथ सेंटेंस नहीं रही और वो उम्र कैद बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत अपोजिशन के किसी बंदे पे अगर सेक्शन खुदा न खास्ता 302 लगे तो वो क्या कहेगा कि नहीं मैं तो फांसी लूँगा? भाई जब मुल्क में कानून चेंज हो गया है तो अगर वो अपोजिशन को कोई बंदा उसमें अगर फंसेगा तो रियायत अगर बाकियों को मिलेगी तो उसको भी मिलेगी। नहीं, जब आप इस ऑर्डिनेंस को गलत समझते हैं तो फिर आपको तो कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए ना इसको तारिक भाई। पॉइंट तो ये है। नहीं, चैलेंज होगा ये। देखें, ये चूँकि एक टेक्निकल मैटर है, ये कानूनी बहस है, ये कानूनी नुक्ते हैं इसमें, इसलिए ये हमारी जो लीगल टीम्स हैं वो इसको देख रही हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिए। होगा, ये बिल्कुल होगा। परवेश खान साहब, आज जरदारी साहब जो थे उन्होंने जो 7 अरब की ट्रांजैक्शन का जो केस है उसके अंदर बरियत की दरख्वास्त दी थी इसी ऑर्डिनेंस के तहत, लेकिन एहतसाब अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप को भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? आप एग्री करते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस जो आ गया ठीक है, ये जो चेयरमैन नैब है ये भी बेशक भला एक्सटेंड हो जाए, लेकिन क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप भी कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जाएंगे? देखिए कामरान शाहिद साहब, हमारी जो पोजीशन थी वो चेयरमैन बिलावल साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक ट्वीट में कर दी और इसमें आखिर वक्त पर ये इस ऑर्डिनेंस में ये इजाफी शिकें जो डाली गई, अभी तो इसको पढ़ाई जा रहा है कि ये क्या फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और किस केस में किसको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें ये किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, जिसमें जरदारी साहब के केसेस जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। लिहाजा ये तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जब एक चीज़ कानून में से बाहर निकल जाती है तो फिर वो फ़िलहाल तो वो ऑर्डिनेंस लागू है तो वो लागू हो नहीं सकती अगर आप चाहें भी तो। लेकिन इससे कतई नज़र ये जो ऑर्डिनेंस के साथ जो होगा चैलेंज ज़रूर होना चाहिए और ज़रूर होगा भी, मैं इस बात पर बिल्कुल जो है यकीन रखती हूँ। लेकिन एक आपने दूसरी बात जिसमें जरदारी साहब तोशा खाना रेफरेंस में न सिर्फ वो बल्कि एक सदर, 2 वज़ीर आज़म, एक चेयरमैन सेनेट, तमाम लोग एक एहतसाब अदालत में मौजूद थे। आज जब इनसे आप पूछते हैं तो ये कहते हैं वही अरब ममालिक जिनके साथ हमारे 70 साल से ताल्लुकात हैं वो आपको ऐसी अशिया तोहफे में देने लगे हैं जो इतनी नामुनासिब हैं कि जिनका जिक्र करने से जो है वो ताल्लुकात पर असर होगा दूसरे मुल्क से। तो हमने तो आज तक ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में मंतक नहीं सुनी। क्या वो कोई चर्च या कोकीन तोहफे में आई है कि जिसका जिक्र नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके जिक्र से जो ऐसी दे दी गई है कि जिसके जिक्र से जो है मामलात इस कदर गड़बड़ हो जाएंगे? इनकी अकल और फहम पर मातम किया जा सकता है, उससे तो हो ना हो इनके इस बयान से ज़रूर अगर कोई गैरतमंद मुल्क होगा तो आइंदा तोहफा क्या जो दिए हैं वो भी वापस। आपके ख्याल में तोहफे क्यों छुपाए जा रहे हैं? बात ये है, अच्छा जी, दूसरी बात भी बता दें साथ साथ, क्योंकि वो आपने नहीं सुना कि तोहफे बिक गए हैं। उन्होंने खुद कहा मैंने तोहफे बेच के पता नहीं क्या क्या किया। पहले अब कोई ज्यादा बड़े मुल्क की अगर खिदमत की है किसी ने तो अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी बात बताएं तो हम उसको, लेकिन फवाद साहब ने कहा बताएंगे और उन्होंने एग्री किया मुझसे कि बताना चाहिए। जी जी जी, दूसरी बात फिर कामरान शाहिद साहब आप सुन लें हौसले से कि ये भी सुन, एक तरफ तो ये हो रहा है ना कि मैं DGISI का इंटरव्यू करूंगा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि शुनीद है कि कुछ लोग पकड़े गए हैं काले चोगों में जो किसी बड़ी शख्सियत के पुतलों को सुइयां चुभो रहे थे। अब अंदाजा कीजिए कि किसी बड़ी शख्सियत के पुतलों को सुइयां चुभोई जा रही थी। कुछ लोग इस मामले में भी पकड़े गए, उठाए गए हैं। ये खबर आप तक भी पहुंची होगी, हम तक भी पहुंची है। अंदाजा कीजिए कि किस हद पर जाकर क्या हो रहा है। ये वो मुल्क है जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें वाहिद हम एटमी पावर हैं, और आज हम किस नहज पे गिर गए हैं कि ये काम हो रहे हैं। दूसरी बात, ये मेरी चौथी बात एडवाइस है उन सबसे, तीसरी, जिन्होंने खान साहब पर एहसान किया है कि हज़रत अली का कौल लिख कर अपने कमरों और अपने दफ्तरों में लगा लें कि जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से डरो। और आज इसका अमली मुजाहिरा पे आ रहा है। अब ये इससे ज़्यादा क्या
बड़ा मजाक होगा कि खान साहब ने किसको इंटरव्यू दिया, ये भी तो पूछने का हमारा हक है ना। किसको इंटरव्यू दिया? लेने वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं। वाह 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 वाह, तारिक भाई ख्वाहिशें हैं, लेकिन ये ख्वाहिश मेरे ख्याल में ऐसी ही रहेगी जैसी बाकी हजारों ख्वाहिशें वो ले। तारिक भाई, ये सुइयों वाली बात पे आप बड़े हंसे हैं कि मुझे वाकई समझ नहीं हो सकता, मेरी नाकिस इल्मी है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन भाई मैं तो कहता हूँ अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों इदारों के, आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। आज तो कैप्टन सफदर भी जो है वो फौज के लिए खड़े हुए थे और बड़ी खुशी की बात है वापस वो आ गए जहाँ से वो थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की, मेरा दिल खुश हो गया आज। शुक्र है वो आप लोगों को थानेदार की मार इमरान खान साहब की हरकतों से जो है वो कदर तो हुई इदारों की। जी नहीं, देखें इदारों की बिल्कुल कदर इससे पहले भी मौजूद है, कभी भी ये नहीं हुआ इदारों की कदर ना रही हो। ज़िम्मेदार जमात हैं हम। पलवश शाह ने जो बात उन्होंने बिल्कुल खोल के बात कर दी। मैंने ज़रा थोड़ा सा एक नपे तुले अंदाज में की थी कि मुल्क में आज ये बात करते हुए यार आप जब से आए ना, मैं बताऊं तारिक भाई लग रही है। तारिक भाई बात ये है कि आप जो पीटीवी न्यूज़ में आए थे ना पहले, जी जादू टोने वाली बात क्या है वो मैंने कहा वो पलवश शाह ने बिल्कुल खोल के कर अच्छा वो सुइयों। अच्छा तारिक भाई असल में आप खुल के इसलिए बात नहीं करते। आप जो पीटीवी न्यूज़ में पहली दफ़ा आए थे ना, मैंने आपको लॉन्च किया था, याद है आपको एज अ होस्ट, तो उस वक्त भी आप शर्मीले ही थे, अब भी आप थोड़े कम हैं लेकिन हैं शर्मीले। एक ब्रेक लूँगा जिसी बात पे। आज का प्रोग्राम था, नेक्स्ट वीक जब आपसे मिलूंगा, उम्मीद है जब तक तैनातियाँ और सब कुछ और मामला तय हो चुके होंगे। पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर साहब को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। दुनिया खबर की दुनिया।